Hello everyone. Today we start next chapter in science. Chapter number 3 Atom and Molecules. तो हमारा जो चैप्टर 3 है उसका क्या नाम है? एटम एंड मॉलिक्यूल्स. तो चैप्टर 3 में हम एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे. तो आपको जो पीछे के जो 2 चैप्टर पढ़ाए उनमें एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया था. एटम्स क्या होते हैं कि कोई भी मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बनता है. तो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसको आगे आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं उसको क्या कहा गया था? एटम. और जो एटम होते हैं वो आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं. तो मॉलिक्यूल्स भी क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स 2 या 2 से अधिक जो एलिमेंट्स होते हैं उनसे मिलकर के बनते हैं. जिसका एग्जांपल आपको बताया था वाटर. तो जैसे आपने एक गिलास पूरा वाटर ले लिया है तो वाटर के अंदर जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं H2O वो पूरे गिलास के जो वाटर है उसमें क्या होंगे? सेम होंगे. तो एटम्स के बारे में और मॉलिक्यूल्स के बारे में आप पहले भी पिछले चैप्टर में थोड़ा शॉर्ट में आपको बताया था. लेकिन अब एटम क्या है, एटम किस तरह से वर्क कर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं इसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. तो बहुत समय से जो फिलोसफियर थे, फिलोसफियर्स किसको कहते हैं? जो बहुत ज़्यादा जिज्ञासा जिनमें हो जानने की, वो बहुत समय से जानते आ रहे हैं कि मैटर क्या होते हैं, वो किससे मिलकर बने होते हैं, पार्टिकल्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं. तो इन सब के बारे में बताने के बाद में कि सबसे पहले एक इंडियन फिलोसफर हुए थे जिनका नाम है महर्षि कर्नाड. फिलोसफियर का मतलब रहता है जो बहुत ज़्यादा जिज्ञासा रखते हैं किसी भी चीज़ को जानने के लिए, उसको क्या कहा जाता है? फिलोसफियर. महर्षि कर्नाड पोस्टुलेटेड दैट इफ़ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, मैटर का मतलब कोई भी चीज़, मैटर कुछ भी हो सकता है. जैसे आपके पास कोई सिल्वर है, गोल्ड है, जैसे कोई मोबाइल है, लैपटॉप है, बेंच है, डेस्क है, ये सब क्या है? मैटर. जिसको क्या कहा गया था? पदार्थ. वी शैल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स. अल्टीमेटली ए स्टेज विल कम व्हेन वी शैल कम अक्रॉस द स्मॉलेस्ट पार्टिकल बियॉन्ड विच फर्दर डिवीज़न विल नॉट बी पॉसिबल. जैसे आपके पास कोई भी मैटर है, जैसे आपको मैंने पिछले चैप्टर में बताया था, जैसे आपके पास कोई सिल्वर की कोई शीट है यदि इसमें ये छोटे छोटे काय से मिलकर बनती है? एटम से. या फिर जैसे सोडियम है, ऑक्सीजन है, ये सभी चीज़ें किससे मिलकर बनती हैं? एटम से. तो यदि आप इसको तोड़ते जाएंगे तो तोड़ते जाने के बाद एक सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल आएगा जिसको आगे आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं. तो उसको विल बी नॉट पॉसिबल बी नेम्ड दिस पार्टिकल परमाणु. तो सबसे पहले उसको क्या नाम दिया गया था? परमाणु. जिसको आज हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं. कि किसी भी मैटर का एक ऐसा कोई भी आपने पीस ले लिया किसी भी मैटर का, उसको आप छोटे छोटे स्मॉल और स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर क्या होते जा रहे हैं? तोड़ते जा रहे हैं. और लास्ट में एक ऐसा पार्टिकल्स रह जाता है जिसको आगे आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं. तो सबसे पहले महर्षि कर्नाड जो थे इंडियन फिलोसफर, उन्होंने कहा कि उसको क्या नाम दिया था? परमाणु. जिसको आज हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं. अब ये एटम जो होते हैं वो किस तरह से रिएक्ट करके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, किस तरह से इनमें केमिकल रिएक्शन होती है, इसके बारे में टाइम से अलग अलग साइंटिस्ट ने बताया था. तो सबसे इम्पॉर्टेंट 2 साइंटिस्ट हुए थे, एंटोनी एंड लेवोस्फियर. ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था लीड द फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंसेज बाय एस्टैब्लिशिंग 2 इम्पॉर्टेंट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. उन्होंने बताया कि जब भी एटम है वो कंबाइन होकर जो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं या किस तरह से इनमें केमिकल रिएक्शन होती है, इसके बेस पर उन्होंने इम्पॉर्टेंट लॉ दिए थे केमिकल कॉम्बिनेशन के बेस पर. 2 लॉ दिए थे इन्होंने. तो फर्स्ट लॉ क्या था इनका? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के जो 2 लॉज थे उसमें फर्स्ट था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. तो पहला जो लॉ था वो क्या था? कंजर्वेशन ऑफ मास का. कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो आपको बताया था कि केमिकल जो रिएक्शन होती है वो रिएक्टेंट और मिलकर के क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट बनाते हैं. तो लेफ्ट साइड में जो लिखे जाते हैं वो क्या होते हैं? रिएक्टेंट. और राइट साइड में लिखे जाते हैं वो क्या होते हैं? प्रोडक्ट होते हैं. तो जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट का जो मास होता है वो किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट के मास के बराबर. यानी इसमें बताया गया है कि पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में इट स्टेट दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड
नो डिस्ट्रॉयर इन ए केमिकल रिएक्शन, कि कभी भी जो मास होता है वो ना तो नया मास बनता है और ना ही मास को आप क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यानी वो क्या होता है, अनचेंज होता है। इसको कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, दो जो भी एटम्स है या मेटल्स हैं, जिनको भी आप जो भी चीज़ें हैं उनको मिलाते हैं, तो जब रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है तो उनके मास में कभी भी चेंज नहीं आता है। इसके लिए आपके बुक में एक एक्टिविटीज़ दी हुई है, उस एक्टिविटी को मैं यहाँ समझा रही हूँ, बाकी आप उसमें से बुक में से देखना पूरी। उसमें एक्स और वाई दो कॉलम बना दिए गए हैं, तो मैंने यहाँ पर एक का लिखा है, एक्स में जैसे कॉपर सल्फेट 1.25 ग्राम और वाई सोडियम कार्बोनेट 1.43 ग्राम। तो हमको 3 पेयर आपकी एक्टिविटीज़ में दे रखे, कोई सा भी एक पेयर लेना है। इस एक पेयर में से आपने 5 ग्राम जैसे कॉपर सल्फेट ले लिया, एक्स और सोडियम कार्बोनेट, इनको 10 ml वाटर में इनका आपने क्या बनाया है, सॉल्यूशन बनाया है। सॉल्यूशन बनाने के बाद में जो वाई है, जैसे सोडियम कार्बोनेट जो है, उसका सॉल्यूशन जो आपने वाटर में बनाया है, उसको आपको किसके अंदर लेना है, कॉनिकल फ्लास्क के अंदर लेना है। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, कॉनिकल फ्लास्क। तो कॉनिकल फ्लास्क में सॉल्यूशन आपको क्या लेना है, वाई। और इसके बाद में एक टेस्ट ट्यूब या इग्निशन ट्यूब बोलते हैं इसको हम, इग्निशन ट्यूब, इसके अंदर आपको किसका सॉल्यूशन लेना है, एक्स का। इस स्टेप पहले आपने कॉनिकल फ्लास्क में वाटर में वाई का सॉल्यूशन बनाया है, इसके अंदर भर दिया। अब एक इग्निशन जो ट्यूब होती है उसके अंदर आपने कौन सा सॉल्यूशन भरा है, एक्स का। भरने के बाद में इसको एक थ्रेड से इसके अंदर आपने इसको क्या कर दिया, इस तरह से हैंग कर दिया है, लटका दिया है। उसके बाद कॉनिकल फ्लास्क का जो माउथ है उसको आपने कॉर्क से क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है कॉर्क से। तो कॉर्क से क्यों क्लोज करते हैं, ताकि एयर से कोई भी अदर गैसेस इसके अंदर ना जाए और किसी भी प्रकार का रिएक्शन नहीं हो। अब आपने फ्लास्क ले लिया, कॉनिकल फ्लास्क, उसमें सॉल्यूशन क्या लिया है, वाई लिया है। वाई लेने के बाद जो इग्निशन ट्यूब है उसमें सॉल्यूशन एक्स लेकर एक थ्रेड से उसको क्या कर दिया है, लटका दिया है। इसके बाद केयरफुली इन दोनों का क्या ले लिया है, मास या वेट ले लिया है। हमको ये ध्यान रखना है इसमें कि ये दोनों मिक्स नहीं हो। तब आपने उसको क्या ले लिया, उसका मास ले लिया, मास को क्या कर लिया है, नोट कर लिया है। उसके बाद आपने इसको थोड़ा सा, जो ये इग्निशन जो ट्यूब थी उसको थोड़ा सा क्या कर दिया, टेढ़ा कर दिया धागे से, जो अंदर से इसको क्या करा, टेढ़ा करने से एक्स और वाई सॉल्यूशन आपस में क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। और मिक्स होते ही उनमें क्या होगी, केमिकल रिएक्शन होगी। आफ्टर द केमिकल रिएक्शन अब हम वापस इसका क्या लेंगे, मास लेंगे। तो मास लेने के बाद में बिफोर द केमिकल रिएक्शन एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन हम देखते हैं कि इसके मास में कोई भी चेंज नहीं आता है। यानी इससे पहले जो मास था, जब अलग अलग थे एक्स और वाई सॉल्यूशन, जो मास था वो इनके रिएक्शन होने के बाद जो मास होगा वो भी क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। ये बताता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इस एक्टिविटीज़ को आप अपनी कॉपी में करना। ये मैंने आपको पूरी एक्टिविटी समझा दी है। इसको कॉर्क से इसके माउथ को क्यों बंद करते हैं, ताकि कोई भी अदर गैसेस वगैरह इसमें न जाएं और कोई रिएक्शन नहीं हो। तो समझ में आया आपको। पहले आपने क्या लिया है, कॉनिकल फ्लास्क लिया है, उसमें वाई सॉल्यूशन इसको किस में बनाया, 10 ml वाटर में बनाया, 5 ग्राम लेके उसको कॉनिकल फ्लास्क में लिया है। एक्स जो कॉपर सल्फेट है उसका सॉल्यूशन भी वाटर में मिलाकर उसको किस में लिया है आपने, इग्निशन ट्यूब में लिया है। ट्यूब को काहे से लटका दिया, थ्रेड से इसके अंदर हैंग कर दिया है। फिर इसका आपने वेट ले लिया है और ये ध्यान रखना है कि दोनों मिक्स नहीं हो। उसके बाद आप इस ट्यूब को इसके अंदर ही थ्रेड से इसको क्या कर देंगे, टेढ़ा कर देंगे। टेढ़ा करने से दोनों जो है सॉल्यूशन वो क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। मिक्स होने के बाद क्या होगी, केमिकल रिएक्शन होगी। और रिएक्शन होने के बाद जब आप वेट लेंगे तो वेट क्या आएगा, सेम आएगा, या मास जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। वो ये लॉ बताता है, इन स्टेट दिस मास कैन नाइदर बी क्रिएट और नॉट डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन। जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो न तो मास क्रिएट होता है और न ही मास क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके बाद दिस मीन्स, इसका मतलब क्या है, दैट ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन द सम ऑफ द मासेस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन अनचेंज्ड। कि जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो लेफ्ट साइड में जो लिखते हैं वो क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट, और राइट साइड में लिखे जाते हैं वो क्या होते हैं, प्रोडक्ट। तो कभी भी
जो रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट होता है उनका जो मास होता है वो क्या रहता है, अनचेंज रहता है। जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया, कोई ए है, इसका मास कितना है 1 kg, बी का क्या है 2 kg। जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो बनाते हैं C+D। तो जैसे ये 1 और 2 मिलाकर कितना है 3, तो ये भी क्या होगा 3 kg। यानी MR मास ऑफ रिएक्टेंट किसके बराबर होता है, मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो ये फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है कि जो एटॉमिक जो मास होता है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। एटॉमिक मास क्या होता है, ये हम आगे आप जब पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, एटॉमिक नंबर अलग होता है और एटॉमिक मास क्या होता है, अलग होता है। तो ये लॉ क्या बताता है, इन स्टेट दैट इन ए केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रपोर्शन बाय मास। तो जो एलिमेंट जो प्रेजेंट है उसके अंदर उनका जो प्रपोर्शन होता है वो बिल्कुल क्या होता है, डेफिनेट होता है। जिसका एक एग्जांपल है जैसे वाटर, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2O। अब हाइड्रोजन का जो मास होता है वो कितना होता है 1, ऑक्सीजन का जो मास होता है वो कितना होता है 16। ये मास आपको आगे आके याद करने पड़ेंगे पीरियोडिक टेबल में, जो हम सिंबल्स याद करेंगे, फिर एटॉमिक नंबर, फिर एटॉमिक मास। तो यहाँ पर H2O में क्या हो गया, हाइड्रोजन के कितने हैं 2, तो 1 + 1 बराबर कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे हाइड्रोजन के। और ऑक्सीजन के कितना है 16, तो आप 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16। तो H2O का जो मास होगा एटॉमिक मास वो कितना होगा 1:8। अब चाहे से वाटर आप कहीं से भी ले लो, चाहे से आप आइस का वाटर बना कर लो, चाहे से आप किसी रिवर का वाटर ले लो या किसी सी का वाटर ले लो, या आप आपके जो टैप में जो वाटर आ रहा है उसको ले लो, कोई सा भी वाटर लो, हमेशा जो मास होगा वो क्या होगा, सेम होगा, यानी डेफिनेट प्रपोर्शन बाय मास। प्रपोर्शन का मतलब होता है जो एटॉमिक मास के बेस पर जो रेशो निकाला जाता है वो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। जैसे इसी तरह से अमोनिया, अमोनिया में जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है उनका रेशो आता है वो भी क्या होगा, सेम होगा। तो कोई भी कम वो वाटर हो, अमोनिया हो, किसी का, तो उनका जो प्रपोर्शन जो होता है वो बिल्कुल क्या होता है, सेम होता है। तो ये सेकंड लॉ है जो हमने समझाया। इस तरह से मैंने आपको वाटर का एग्जांपल देके बता दिया है। तो चाहे से वाटर कहीं से भी लो, आप रिवर का लो, सी का लो, आइस का वाटर बनाया है, टैप का वाटर हो, चाहे से आप कोई आपके गंदा वाटर ले लो, चाहे से कोई भी इम्प्योर जो वाटर वो ले लो, तो लेकिन जो प्रपोर्शन जो आएगा एटॉमिक मास के बेस पर वो हमेशा वाटर का क्या रहेगा, सेम रहेगा, यानी 1:8। तो इस तरह से आज हमने पहले तो एटम्स क्या होते हैं, तो एटम्स के बारे में आपको बताया, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इंडिविजुअल पार्टिकल, कि जब भी आप किसी मैटर को तोड़ते जाएंगे, छोटे छोटे टुकड़े करते जाएंगे और लास्ट में एक ऐसा पार्ट आएगा, स्मॉलेस्ट पार्ट, जिसको आगे आप डिवाइड नहीं कर पाएंगे, इंडिविजुअल पार्टिकल, उसको क्या कहा गया, एटम। एटम मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। एटम आपस में किस तरह से रिएक्ट करते हैं, किस तरह से उनमें कॉम्बिनेशन होता है, किस तरह से मॉलिक्यूल्स बनते हैं, इसके बारे में एंटोनिक और लेविस्ट्रियर ने 2 लॉ बनाए थे, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसमें फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि कभी भी केमिकल रिएक्शन में मास जो होता है वो न तो क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है, यानी वो सेम होता है। ये आपके एक्टिविटीज़ है बुक उसमें समझा दिया। और दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, यानी जो एटॉमिक जो वेट होता है वो भी क्या रहता है, सेम रहता है। तो इस तरह से आज हमने इस चैप्टर में ये पढ़ा है। आगे के जो टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आपको अपनी होमवर्क कॉपी में दोनों लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के जो 2 लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसको एक्टिविटी के साथ में आपको शो करना है, और दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, इसको भी आप ये वाटर के एग्जांपल से आपको इसको समझाना है। थैंक यू।